मार्केट में बजट गाड़ियों में एक नया बॉडी टाइप आया है, कूपे एसयूवी, कूप या कूपे अकेला, कुछ भी कह लो, समझ में आना चाहिए। टाटा की कर्व है, सिट्रन की बेसाल्ट आई है और महिंद्रा की भी कुछ नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो इसी के ऊपर बेस्ड होने वाली है, बॉडी टाइप के ऊपर। हालांकि महिंद्रा ने सालों पहले ही इस बॉडी टाइप को अपने कंसेप्ट में रिवील कर दिया था, उसके बाद ये टाटा कर्व और सिट्रन बेसाल्ट जैसी गाड़ियां आई हैं सुनने में। सिट्रन बेसाल्ट ने लोगों का ध्यान बहुत खींचा है और उसके पीछे का सोल रीजन है इसकी प्राइसिंग, खासकर इसके बेस वेरिएंट की प्राइसिंग जो आपको सिर्फ 8 लाख रुपए एक्स शोरूम में मिल जाता है। इस गाड़ी को जब हम देखते हैं और जब इसकी प्राइसिंग सुनते हैं कि मात्र 8 लाख में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी, तो भाई ध्यान तो चले ही जाता है गाड़ी के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में सिट्रन बेसाल्ट और अभी हाल ही में लॉन्च हुई टाटा कर्व, इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं और देखते हैं भाई वाकई में वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है कौन सी। हम सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग को ही कंपेयर कर लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर दोनों की प्राइसिंग देख सकते हो। पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में कर्व बेसाल्ट से लगभग 2 लाख से 5 लाख रुपए तक महंगी है, और अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें तो कर्व बेसाल्ट से लगभग 5,40,000 रुपए तक महंगी है। रही बात डीजल इंजन की, तो वो कर्व में मिलता है, बेसाल्ट में आता ही नहीं है, तो उसको हम कंपेयर यहाँ पर नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जिन दो गाड़ियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन दोनों गाड़ियों के बीच में 5 से 5.5 लाख रुपए तक का प्राइस डिफरेंस है। अब ये प्राइस डिफरेंस जस्टिफाइड है या नहीं, वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशन को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। कर्व की लेंथ है 4308 mm जो कि 44 mm कम है। विड्थ है 1810 mm जो कि 45 mm ज्यादा है। हाइट है 1630 mm जो कि 37 mm ज्यादा है। व्हील बेस है 2560 mm जो कि 91 mm कम है। ऑन पेपर ये जो डायमेंशन का डिफरेंस आप देख रहे हो, यहाँ से रियल कहानी आपको समझ नहीं आएगी। अगर कैबिन स्पेस की बात करें तो वैसे तो दोनों ही गाड़ियाँ स्पेशियस हैं, लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, ज़्यादा से मेरा मतलब है कि 6 फुट या 6 फुट से भी ज़्यादा हाइट है, तो फिर आपको डिफरेंस लगेगा इसके रियर सीट पर, स्पेशली हेडरूम को लेकर। टाटा कर्व में सनरूफ की वजह से हेडरूम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो, लेकिन बेसाल्ट में सनरूफ है ही नहीं, तो ये एक पॉजिटिव है बेसाल्ट के साथ में। आगे बढ़ते हैं, बूट स्पेस की बात करते हैं। तो कर्व में 500 लीटर की बूट स्पेस दी गई है जो कि 30 लीटर बड़ी है बेसाल्ट में मिलने वाली 470 लीटर की बूट स्पेस से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो कर्व में 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है जो सिर्फ 1 लीटर छोटा है बेसाल्ट में मिलने वाले 45 लीटर के फ्यूल टैंक से। टायर्स की बात करते हैं तो कर्व में आपको 16, 17 और 18 इंच के तीनों टायर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जबकि बेसाल्ट में आपको सिर्फ 16 इंच का ही मिल पाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो कर्व में 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। लास्ट वाले वीडियो में कंफ्यूजन की वजह से कर्व ईवी वाली ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर इंक्लूड कर ली गई थी, लेकिन असल में 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में दी जाती है जो कि 28 mm ज्यादा है बेसाल्ट में मिलने वाली 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस से। टर्निंग रेडियस की बात करते हैं, मतलब कि कितनी कम जगह में गाड़ी को मोड़ा जा सकता है, ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। कर्व में 5.35 मीटर का दिया गया है, जबकि बेसाल्ट में 4.9 मीटर का मिलता है, मतलब कि बेसाल्ट को काफ़ी आसानी से मोड़ा जा सकता है कंपैरेटिवली कर्व के। चलिए ये तो हो गई जनरल बातें, अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो कर्व में 1.2 लीटर रिवोट्रॉन इंजन मिलता है जो 118.27 bhp की पावर जनरेट करता है और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ डीसीटी ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं बेसाल्ट में मिलने वाले 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से, तो ये 37.4 bhp ज्यादा पावर जनरेट करता है और 55 Nm का टॉर्क ज्यादा जनरेट करता है। इसके अलावा बेसाल्ट के इस पेट्रोल इंजन में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। माइलेज की बात करते हैं तो टाटा ने अभी तक कर्व में माइलेज कितना मिलता है ऑफिशियली नहीं बताया है, लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं तो इस इंजन के मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.5, जबकि डीसीटी ऑटोमेटिक में 17 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जा सकता है। वहीं अगर हम बेसाल्ट की बात करें तो इसके मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 18 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। कर्व के दूसरे पेट्रोल इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। 1.2 लीटर हाइपरियन पेट्रोल इंजन जो 123.23 bhp की पावर और 225 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में भी मैनुअल के साथ साथ डीसीटी ऑटोमेटिक दिया गया है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं बेसाल्ट में मिलने वाले 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से, तो ये 14.74 bhp की ज्यादा पावर जनरेट करता है और 20 से 35 Nm का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करते हैं तो इस इंजन का माइलेज भी टाटा वालों ने ऑफिशियली नहीं बता रखा है, लेकिन अगर हम अंदाजा लगाएं तो हाइपरियन
मैनुअल ट्रांसमिशन में 19, जबकि डीसीटी में 18.5 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं बेसाल्ट के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में, तो मैनुअल ट्रांसमिशन में 19.5, जबकि टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक में 18.7 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। टाटा कर्व में आपको 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के अलावा एक डीजल इंजन भी मिल जाता है, 1.5 लीटर डीजल इंजन जो लगभग 116.25 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें भी आपको मैनुअल के साथ साथ डीसीटी ऑटोमेटिक दिया गया है। मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 22.4 kmpl का माइलेज ऑफिशियली क्लेम किया जाता है, जबकि डीसीटी का माइलेज नहीं बताया गया है, लेकिन अगर अंदाजा लगाएं तो 20.5 के आसपास क्लेम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसाल्ट में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर्स और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कर्व में मिलने वाली स्टैंडर्ड सेफ्टी के बारे में। तो इसमें आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर्स, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स हर किसी वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिलते हैं। मतलब कि स्टैंडर्ड फीचर्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में एक जैसे बराबर फीचर्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम मैक्सिमम सेफ्टी की बात करें तो कर्व में सेकंड टॉप वेरिएंट से 4 डिस्क ब्रेक मिलना चालू हो जाते हैं, जबकि बेसाल्ट में हर किसी वेरिएंट में आगे के टायर्स में ही डिस्क ब्रेक मिल रहे होते हैं। इसके अलावा कर्व के मिड वेरिएंट से हिल डिसेंट कंट्रोल मिलना चालू हो जाता है, जो बेसाल्ट में नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आप कर्व का टॉप वेरिएंट खरीदते हो तो आपको एडास भी मिल जाता है, जो बेसाल्ट में नहीं है। ये तो हो गई सेफ्टी फीचर्स की बात है। टाटा की बिल्ड क्वालिटी कैसी है वो तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता ही है। अगर हम बात करें सिट्रन की, तो सिट्रन की E-C3 का क्रैश टेस्ट किया था ग्लोबल एनकैप ने, जिसमें उसने 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे। हालांकि इस 0 स्टार के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि E-C3 में उतने सेफ्टी फीचर्स नहीं थे जितने आजकल आने लगे हैं और इस बेसाल्ट में है। उसमें सिर्फ ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसा सेफ्टी फीचर दिए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी नहीं था, जो कि मिनिमम क्राइटेरिया बन गया है अब ग्लोबल एनकैप का। तो फीचर्स ना होना एक मेजर वजह थी इसके 0 स्टार्स के पीछे। बाकी एक ही क्रैश टेस्ट से बिल्ड क्वालिटी को लेकर कुछ बोलना शायद थोड़ी जल्दी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो आप लोगों को पता ही है कि सिट्रन की किसी भी गाड़ी में फुली लोडेड फीचर्स नहीं आते, चाहे हम इनकी C5 एयरक्रॉस को ना पकड़ लें, जो कि सबसे प्रीमियम गाड़ी है, उसमें भी अपनी सेगमेंट के हिसाब से कम फीचर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर तो सीधी बात है कि भाई कर्व जीतने वाली है, लेकिन कितने डिफरेंस से जीतती है वो देखना भी तो जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो बेसाल्ट में हैं लेकिन कर्व में नहीं है। ऐसे भी हैं कुछ फीचर्स, कुछ क्या मतलब सिर्फ 2 ही फीचर्स हैं। बेसाल्ट में 1 टच डाउन विंडो मिलती है चारों विंडोज़ पे, जबकि कर्व में सिर्फ जो ड्राइवर विंडो है उसमें यह फीचर दिया गया है। इसके अलावा बेसाल्ट के जो पीछे वाली सीट है उसके थाई सपोर्ट को आप एडजस्ट कर सकते हो, 3 बार एडजस्ट कर सकते हो अपनी हाइट के हिसाब से और कंफर्ट के हिसाब से, जबकि ऐसा कोई फीचर कर्व में नहीं दिया गया है। बस ये 2 ही चीज़ें हैं जो बेसाल्ट में है लेकिन कर्व में नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ उन सभी फीचर्स के बारे में जो कर्व में मिल जाते हैं लेकिन बेसाल्ट में नहीं मिलते। LED टेल लैंप्स दिए गए हैं कर्व में, जबकि बेसाल्ट में आपको हैलोजन मिलते हैं। हालांकि उन्हें डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि देखने में अच्छे लगते हैं। कनेक्टेड टेल लैंप्स और हेडलैम्प्स मिल जाते हैं कर्व में, जो कि आजकल की गाड़ियों में देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ बेसाल्ट में नहीं है। फ्लश डोर हैंडल्स विद वेलकम फंक्शन, ये भी आपको बेसाल्ट में नहीं मिल पाता। पैडल शिफ्टर्स, पैनोरामिक सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, पुश स्टार्ट बटन, कूल्ड क्लब बॉक्स, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा विद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, LED फॉग लैम्प विद कॉर्नरिंग फंक्शन। बेसाल्ट में फॉग लैम्प्स तो मिलते हैं लेकिन वो हैलोजन है और ना ही उनमें कॉर्नरिंग फंक्शन दिया हुआ है। मूड लाइट्स मिल जाती हैं आपको कर्व में, ना सिर्फ डैशबोर्ड पे बल्कि जो सनरूफ है उसके आसपास भी मूड लाइटिंग की गई है, जबकि बेसाल्ट में किसी भी तरह की मूड लाइटिंग नहीं मिलती है। इसके अलावा जो रूम लैम्प्स होते हैं ना, वो भी हैलोजन वाले बल्ब के दिए गए हैं, ना कि LED है। 10.25 इंच की आपको स्क्रीन मिल जाती है मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में, जो कि कम्प्लीटली डिजिटल है, जबकि आपको बेसाल्ट में 7 इंच की मिल पाती है मैक्सिमम। पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड सीट्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम में 9 स्पीकर्स मिल जाते हैं, वो भी JBL के, जबकि बेसाल्ट में 6 स्पीकर्स दिए गए हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी के। इसके अलावा कर्व में फुली लेदर सीट्स दी गई हैं, जबकि बेसाल्ट में मिक्सचर है
फैब्रिक और लेदर का। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, हाइट एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट, रियर सीट विद रिक्लाइनिंग फंक्शन, एयर प्योरीफायर विद AQI डिस्प्ले, गेस्चर कंट्रोल टेल गेट, 12.3 इंच की टच स्क्रीन दी गई है मैक्सिमम इसमें है कर्व में, जबकि बेसाल्ट में आपको मैक्सिमम 10.23 इंच की मिल पाती है। ऑटो डिम IRVM, क्रूज कंट्रोल, 60:40 स्प्लिट रियर सीट जैसे फीचर्स आपको कर्व में मिल जाते हैं लेकिन बेसाल्ट में नहीं मिल पाते। तो आप देख सकते हो कि कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है फीचर्स की जो कर्व में मिल जा रही है लेकिन बेसाल्ट में नहीं मिल रही। अगर मैं फीचर्स गिनने बैठूं तो लगभग 27 से 30 फीचर्स ऐसे हैं जो कर्व में है लेकिन बेसाल्ट में नहीं है। वारंटी की बात कर लेते हैं तो भाई कर्व में आपको 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जबकि बेसाल्ट में आपको 2 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक की ही वारंटी मिल पाती है। तो यहाँ से आप खुद ही देख सकते हो कि कर्व में कितना कुछ ज़्यादा मिल जाता है बेसाल्ट के कंपैरिजन में। एडास दिया गया है, डिसेंट कंट्रोल है, चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के 27 से 30 फीचर्स ज़्यादा दिए गए हैं। इतना सारा डिफरेंस जस्टिफाई करता है उन 5 लाख रुपए के प्राइस डिफरेंस को। यहाँ से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार 5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कर्व वाकई में महंगी है बेसाल्ट के सामने। बेसाल्ट तो अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी नज़र आ रही है। आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसाल्ट का टॉप वेरिएंट मैक्स जितने पैसों में आपको ऑन रोड मिल रहा होता है उतने ही पैसों में आपको कर्व का क्रिएटिव वेरिएंट मिल जाता है, और आप कंपेयर करके देखना कर्व में आपको तब भी ज़्यादा फीचर्स मिल रहे होते हैं। और अगर आप 60,000 रुपये और लगा देते हो तो आपको क्रिएटिव S वेरिएंट मिल जाता है जिसमें पैनोरामिक सनरूफ, ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं। और अगर आप इतने ही बजट में एक पेट्रोल नहीं डीजल गाड़ी लेना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको कर्व निराश नहीं करेगी। कर्व का प्योर प्लस वेरिएंट ऑन रोड आपको इतने ही बजट में मिल जाएगा जिसमें फीचर्स बेसाल्ट के टॉप वेरिएंट बरोबर दिए गए हैं। बेसाल्ट 8 लाख रुपए में मिलना शुरू हो जाती है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन उस 8 लाख रुपए के वेरिएंट में फीचर्स में क्या कुछ मिल रहा है वो भी आप जरा देख लो। इंजन, स्टीयरिंग, 4 सीट और टायर्स के अलावा कुछ नहीं दिया गया है। रियर पावर विंडोज तक नहीं है भाई। इसके अलावा अगर मैं आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करूँ ना तो सिट्रन के अभी तक करीब 60 to 65 सर्विस सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में, जो बढ़कर लगभग 200 होने वाले हैं इस साल के आखिर तक। लेकिन अगर मैं टाटा की बात करूं तो इस समय 705 सर्विस सेंटर्स हैं टाटा के पूरे भारत में। मतलब कि टाटा का सर्विस नेटवर्क सिट्रन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो भी क्यों ना, टाटा काफ़ी समय से इंडिया में है, सिट्रन तो अभी नहीं आई है। इसके अलावा अगर मैं सर्विस क्वालिटी की बात करूं या हर तरह की आफ्टर सेल सर्विस की तो टाटा सिट्रन से बेहतर ही बैठेगा। तो चलिए आप लोग भी कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। आपको क्या लगता है इन दोनों गाड़ी में से किस गाड़ी को खरीदना समझदारी होगी। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।